हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें ताकि वो वीडियो उनको भी मिल सके और उससे उनको भी फायदा हो सके। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। बहुत से आप किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी आपका निकला तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फंडामेंटल से तो क्वेश्चन मिलना ही मिल रहा है। अब यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत से कि कंप्यूटर क्या होते हैं, जनरेशन कितने होते हैं, जनरेशन में कौन सा किस जनरेशन में क्या चेंजिंग किया गया, टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे। तो हम लोग आज उसी के बारे में जानेंगे। तो कुछ लोग बच्चे कंप्यूटर कर रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है। तो आते हम लोग बताते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो हम लोग ओपन करते हैं अपना कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग का दिया गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात आ गई कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो आप लोग नाम तो सुने ही होंगे जनरेशन। जनरेशन मतलब हम लोग से लोग पूछते हैं कि आपका जनरेशन क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या जनरेशन, जैसे हम लोग नहीं होता है कि हम लोग थे, इसके पहले कौन था, फिर इसके पहले क्या क्या चेंजिंग की गई, इसमें क्या क्या आपका चेंज हुआ है। ये टोटल हम लोग अपने जनरेशन में बताते हैं कि पहले हम लोग कैसे थे, अब उसमें फिर चेंजिंग हुआ तो कैसे लोग आए, फिर चेंजिंग हुआ तो कैसे, अब हम लोग कैसे, ये टोटल जनरेशन में बताया जाता है। तो यही इसी तरह आपका दिया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल में, जो कंप्यूटर का जनरेशन मतलब कंप्यूटर में भी तो कुछ चेंज नहीं, क्योंकि कोई भी डिवाइस होती है एक ही बार में परफेक्ट नहीं बनती है, कुछ ना कुछ कमी। जैसे कोई डिवाइस हम तैयार किए, चाहे कुछ भी हम तैयार करते हैं ए टू जेड, कुछ भी स्टार्टिंग में हम काम स्टार्ट करते हैं तो काम थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक रह जाता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में फ्रेशर होते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। और कोई भी डिवाइस है, कोई भी चीज़ होता है कि हम करेंट में स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर में भी तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो हम लोग का जो जनरेशन है उसी में क्या क्या चेंजिंग, क्या क्या चेंज हो रहा है, ये टोटल ये सब दिया गया जनरेशन में। तो सबसे पहले इसमें आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर के टोटल जनरेशन, जैसे हम लोग से कोई पूछे कि आपका टोटल जनरेशन क्या है, तो हम लोग अभी अपने जनरेशन को नहीं बता सकते कि कितने जनरेशन, क्योंकि हम लोग के भी तो बहुत से जनरेशन होंगे, हम लोग को खुद नहीं पता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के, लेकिन कंप्यूटर के जनरेशन हम लोग को लिमिट दिया गया। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद 7 चेंज हो जाए तो आगे जनरेशन बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग का जो जनरेशन है फिफ्थ तक ही है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट जनरेशन का। तो पहले तो आप लोग को ये क्लियर हुआ कि जनरेशन क्या होता है, मतलब जो पीढ़ी, सिंपल में बोला जाए तो पीढ़ी, जो हम लोग के कंप्यूटर में चेंजिंग जो की गई है, कुछ ना कुछ बदलाव किया गया, उसी को बोला जाता है जनरेशन। तो हम लोग के कंप्यूटर में कुछ ना कुछ अलग से ऐड किया गया है। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन। अब बात आ गई कि कोई पूछे कि फर्स्ट जनरेशन होता क्या, तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट किया गया तो उसमें कौन सी डिवाइस और क्या कितनी इसकी साइज और क्या इसमें क्यों वर्क किया गया, कैसे वर्क किया जाता था, ये टोटल हम लोग किस में जानेंगे, फर्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ पर दिया गया आपका फर्स्ट जनरेशन, बोला गया फर्स्ट जनरेशन का उपयोग 1940 से 1956 तक, क्या बोला गया कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका प्रयोग 1940 से 1956 तक किया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब। 2 क्वेश्चन है इसमें, पहला पूछा जाएगा कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन है उसका प्रयोग कब किया गया, उसका सन क्या है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन का उपयोग 1940 से 1956 तक किया गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन है उसमें किस ट्यूब का, चाहे किसका प्रयोग किया गया, तब आपको बताना वैक्यूम ट्यूब। चाहे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया, तब आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया, 1940 से 1956 तक किया गया। ये तक तो हम लोग का क्लियर हुआ। अब बात आ गई कि जब हम लोग का पहला कंप्यूटर था उसमें हम लोग जो वर्क करते थे कैसा था, कैसे वर्क करते थे। तो जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उस साइज में काफ़ी बड़ा, साइज में काफ़ी, जहाँ पर हम लोग 50 कंप्यूटर, अब 50 कंप्यूटर हो गया, इसमें 60 कंप्यूटर, 70 कंप्यूटर जहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर केवल हम एक कंप्यूटर ही। अभी नहीं है, कभी कभी लोग एक कंफ्यूजन कर देते हैं कि मतलब बड़ा होगा तो काम भी तो बड़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन था
था। बस ये था कि जैसे पहले था कि हम लोग को कोई भी कैलकुलेट चाहे कोई भी डाटा स्टोर करना था तो हम लोग अपने अंदर स्टोर कर देते थे, क्योंकि हम लोग के अंदर तो मेमोरी स्टार्टिंग से ही है, तो हम लोग अपने अंदर स्टोर कर देते थे। या हम लोग क्या करते थे, नहीं याद है तो हम कहीं पर कॉपी पर नोट कर देते थे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़। लेकिन कंप्यूटर, इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन हुआ उसमें हमें ये खुशी हुई कि कोई डिवाइस तो ऐसी आई कि जो हमारे डाटा को स्टोर करे। चाहे हमारे सामने होता है ना कि कोई भी चीज़ आता है स्टार्टिंग में तो हम बहुत से खुश होते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट जनरेशन था पहला ये खुशी हो गई कि हम लोग के पास कोई कंप्यूटर आ गया। और उसमें क्या हुआ, नहीं तो उसमें साइज में काफ़ी बड़ा, जहाँ पर हम लोग के रहने के लिए उतना नहीं मिल रहा, वहाँ पर क्या होता था, उतना कंप्यूटर आपको सिस्टम को लगाने की जरूरत पड़ जाती थी। तो ये हम लोग का था क्या, फर्स्ट जनरेशन। दूसरा, उसमें मान लेते हैं कि साइज में बड़ी भी थी तो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब बात आ गई कि उसको लोग पूछ देते हैं कार्य करने की क्षमता क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता ना के बराबर थी। जो काम हम लोग कभी स्टार्ट कर दे कंप्यूटर, तो कम से कम लगातार आप 6 से 7 घंटा लगातार उस पर काम कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ लिमिट, मिनिमम लिमिट बता दे रहे हैं कि उसमें 6 से 7 घंटा आप उसमें वर्क लगातार कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन था उसमें हम इतना वर्क नहीं कर सकते थे। उसमें क्या था, हीटिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिवाइस जितना गर्म होगा उतना ही जल्दी खराब हो जाता है। तो हम लोग का जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि किस जनरेशन में सबसे ज़्यादा हीटिंग था, किस जनरेशन में हमारा जो डिवाइस होता था बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। तो आपको बताना है कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, साइज में काफ़ी बड़ा था और उसमें हीटिंग काफ़ी ज़्यादा था और वो बिजली का बहुत ज़्यादा यूज करता था। जैसे हम लोग यहाँ पर 50 कंप्यूटर यूज कर ले तो भी उतना ही बिजली का यूज किया जाएगा। और जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन था उसमें हम एक कंप्यूटर यूज करें तो भी उतना ही। अब बात आ गई कि यूजर कितने यूज करते थे, तब आपको, अब जैसे 50 कंप्यूटर हम यहाँ पर लगा दें तो 50 यूजर यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पर हम उसे कवर करते थे कि इतना बड़ा है तो उसके लिए यूजर कितने होंगे, यूजर भी एक ही थी। तो क्या आपको बताना है कि जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन था वो साइज में काफी बड़ा था। सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो आपके कब से कब तक था, तो आपको बताना है कि 1940 से 1956 तक। इसमें किस डिवाइस का प्रयोग किया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये साइज में काफी बड़ा था और इसमें हीटिंग बहुत ज्यादा थी, ये बिजली का बहुत ज्यादा खपत करता था। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज करता था। ये टोटल आपका यहाँ पर दिया गया। अब बात आ गई कि ये किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो जो हम लोग पहला कंप्यूटर था एनिएक, एनिएक चाहे आपका यूनिएक दिया गया है, उसमें हम लोग कौन सा यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन का। तो हम लोग का था फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन से क्वेश्चन क्या आएगा, पहला पहला क्वेश्चन कि कब से कब तक चला, तो आपको बताना 1940 से 1956 तक। वैक्यूम, इसमें कौन क्या किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ पर ये बोला गया भाषा, तो आपको बताना बहुत से दिए रहेंगे आपका, तो आपको बताना ये मशीन लैंग्वेज यूज करता था। फिर आगे दिया गया आकार में, आकार में बहुत बड़ा के साथ साथ भारी भी था। फिर इसमें इसकी गति, कार्य करने की क्षमता, तो हम आपको बता दिए कि कार्य करने की क्षमता बहुत कम थी। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करने के लिए जो काम हम लोग 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट में कर रहे वो 3-3 4-4 घंटा 10-10 घंटा वो लगा देता था, जब हम लोग का वैक्यूम यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। तो एग्जाम्पल में किस कौन से कंप्यूटर में यूज किया गया, तो आपको बताना एनिएक या यूनिएक का यूज किया जाता है। समस्या इसमें क्या थी, तो इसमें बिजली का खपत ज्यादा और हीटिंग बहुत ज्यादा था। ये हम लोग का था फर्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद जैसे ही उसमें परिवर्तन हुआ, कुछ ना कुछ चेंजिंग किया गया। जब वो चेंजिंग किया गया तो उसमें किसका प्रयोग किया, आया सेकेंड जनरेशन। अब ये सेकेंड जनरेशन कोई पूछेगा क्या होता है, तब आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन का उपयोग 1956 से 1900, यहाँ पर गलती हो गया 64 रहेगा, 1956 से 1964 तक किया गया। हम यहाँ पर सही कर दे रहे हैं 1964 हो गया, 1964 तक किया गया। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया ना कि इसमें किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। अब बात आ गई कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, चाहे यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है, इसमें चेंजिंग क्या हुआ कि हम लोग का सेकेंड जनरेशन आया। तो इसमें चेंजिंग नहीं आया कि जो हम लोग का फर्स्ट जनरेशन था वो साइज में काफी बड़ा के साथ साथ हीटिंग बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब हम लोग का यहाँ पर सेकेंड जनरेशन आया तो सेकेंड जनरेशन में उसकी अपेक्षा साइज में छोटा,
फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा साइज में छोटा आया और ऊष्मा में कमी। हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऊष्मा उसमें मतलब हीटिंग उसमें खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम उसकी अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम हो गया। साइज में क्या हुआ, छोटा आया और उसके अपेक्षा क्या हुआ, हीटिंग में कम हो गया। फिर इसके बाद जैसे अब कोई कंफ्यूजन में कर दे कि ट्रांजिस्टर मतलब होता क्या, तो जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दें तो आप लोग पहले का येलो बल्ब जैसा अभी भी यूज हो जाता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे घरों में येलो बल्ब, तो उसमें जो लाइट जलती है, उसमें जो लाइट जला होता है वो आपका ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो कभी आप दोनों बल्ब को जलाइएगा, येलो बल्ब जलाइएगा और एलईडी बल्ब जलाइएगा, देखिएगा हीटिंग उसमें ज्यादा कौन सी होती है, पर येलो वाला हीटिंग होती है कि ट्रांजिस्टर का। तो जो हम लोग का येलो बल्ब होता है उसमें हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम क्या आपसे बताते हैं कि हीटिंग खत्म तो नहीं हुआ लेकिन उसकी अपेक्षा कम हो गया। अब आगे हम लोग का आ गया भाषा, कि भाषा किसका प्रयोग किया गया, तो आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज। अभी पहले की अपेक्षा साइज में छोटा आया, क्या आया, छोटा आया और गति उसकी अपेक्षा तेज हो गया। और इसमें क्या था कि आपकी समस्या बिजली कम खपत होने लगा और ये थोड़ा सा वर्क उससे फास्ट करने लगा। तो आपको क्या बताना है कि जो हम लोग का सेकेंड जनरेशन था वो किससे कब से कब तक प्रयोग किया गया, तो आपको बताना है 1956 से 1964 तक किया गया। कब से कब तक, 1956 से 1964 तक किया गया। इसमें किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो आपको बताना है कि उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होती है जो हम लोग के कंप्यूटर में लगा होता है, वही हमारा क्या होता है, उसमें उसी से हमारा कंप्यूटर चलता था। अब इसके बाद उसमें लैंग्वेज किसका यूज किया गया, तो आप क्या बताएंगे, असेंबली का यूज किया गया। वो पहले की अपेक्षा साइज में छोटा, पहले की अपेक्षा क्या हुआ, साइज में छोटा आया और उसमें ऊष्मा में कमी आई। कमी मतलब कमी आई, खत्म नहीं हुआ। हम लोग का था सेकेंड जनरेशन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड जनरेशन। अब दिया गया यहाँ पर थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का उपयोग किया गया था 1964 से 1971 तक। इसमें क्या था, 1964 से 1971, इसमें आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। आईसी का फुल फॉर्म बोला जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। अब हम आपको बता दें कि जो आपका सेकेंड जनरेशन के बाद जो चेंजिंग आया था उसमें किस डिवाइस का प्रयोग किया गया, तो आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। अब इसमें क्या था कि वो पहले की अपेक्षा मतलब बोला जाए तो जो हम लोग इस जनरेशन का कंप्यूटर यूज करें वो ऐसी साइज में आ गया। जैसे वो साइज में छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा, सेकेंड जनरेशन पहले की अपेक्षा साइज में छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं आता। लेकिन जो हम लोग का थर्ड जनरेशन है वो साइज में इतना छोटा आया कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, तुलना बोला जाए तो हम लोग के फोर्थ जनरेशन से भी तुलना किया जा सकता है। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सेम मिलता जुलता है, बस डिफरेंट ही हो गया। क्या बताना है आपको, जो थर्ड जनरेशन है वो आपका 1964 से 1971 तक किया गया। इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया। इसमें ऊष्मा खत्म मतलब हीटिंग खत्म हो गया। और दूसरा क्या हुआ, साइज में इतना छोटा है कि जिससे हम आसानी पूर्वक कहीं पर भी ले जा सकते थे। और इसमें कोई पूछे कि लैंग्वेज कौन सा, तो आपको बताना हाई लैंग्वेज यूज किया गया। ये आकार में छोटा आया। फिर इसके बाद आपका बोला गया कि फायदा, इसमें स्टोरेज भी आपका आने लगा, तो मतलब आपको डाटा स्टोर करना हो तो आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और था, ये महंगा था। जैसे आपको पता है कि कोई भी डिवाइस आते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है तो महंगा भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह हम लोग का जो थर्ड जनरेशन है, चेंजिंग में क्या आ गया कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था कि कहीं पर एक जगह फिक्स करना पड़ता था कि ये डिवाइस हमारी यहीं पर ही रहेगी। और दूसरी बात, आकर वहाँ पर लगाकर अब यहाँ पर साइज में जगह भी वो काफ़ी कवर करती थी और काम भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन तो आगे जब चेंजिंग आई कि हम उसे आसानी पूर्वक कहीं ले भी जा सकते हैं और उसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, हाई लैंग्वेज यूज भी कर सकते हैं। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हम लोग का था थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बाद कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किया गया। तो जब उसमें बदलाव किया गया तो हम लोग का आया फोर्थ जनरेशन। ये सब बदलाव किया जा रहा, तो फोर्थ जनरेशन। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ जनरेशन। अब बात आ गई कि फोर्थ जनरेशन का उपयोग कब से कब तक किया गया। तब आपको बताना है कि फोर्थ जनरेशन का उपयोग 1971 से 1980 तक किया गया।
क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा कि फोर्थ जनरेशन का उपयोग कब से कब तक किया गया, तो आपको बताना 1971 से 1980 तक किया गया। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। अब हमें कंफ्यूजन होगा कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या, तो अब आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हम लोग से पूछा जाए कि कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस क्या होती है, तो हम लोग बताते हैं, तुरंत हम लोग का आंसर आता है सीपीयू। हम लोग बोलते हैं सीपीयू। क्यों? तो हम लोग क्या बता देते हैं, क्योंकि हम लोग की टोटल डिवाइस होती है किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से कनेक्ट होती है। इसलिए हमारा जो डिवाइस होता है वो, उसमें जो सीपीयू होता है कंप्यूटर में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो लोग ये भी पूछ देते हैं कि सीपीयू की तुलना किससे की जाती है, तो हम लोग बता देते हैं कि मनुष्य के दिमाग से। किससे बताया जाता है? मनुष्य के दिमाग से होता है। फिर इसके बाद हम लोग का दिया जाता है, अब इसमें से इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक तो हम बाहर ही थे कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग बता दिए कि हम लोग का जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, जो सीपीयू बॉक्स होता है, उसमें का जो डिवाइस होती है, उसी को हम बोल देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सीपीयू के अंदर जो डिवाइस होती है, जो हम लोग के सारे डिवाइस को कंट्रोल करती है, वो कौन सी डिवाइस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या बताते हैं? प्रोसेसर। चाहे आप माइक्रो प्रोसेसर बोलिए, चाहे प्रोसेसर। प्रोसेसर का कार्य ही होता है कि टोटल डिवाइसों को कंट्रोल करना। जैसे कीबोर्ड को बताना कि कीबोर्ड आपको टाइप करना है, माउस को बताना कि क्लिक करना है, मॉनिटर को बताना आउटपुट देना है। सारी डिवाइस को कौन कवर करता है, कौन कंट्रोल करता है? प्रोसेसर। दूसरा शब्द में बोला जाए तो जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, या आप लोग भली भांति जानते होंगे कि कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो बाइनरी नंबर को समझता है, मतलब 0 और 1। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर दिए कि यहाँ पर हम ABC टाइप किए, तो यहाँ पर कंप्यूटर ABC नहीं लेता है, वो बाइनरी नंबर में लेता है, 0 और 1 में लेता है। अब बात आ गई कि जब वो 0 1 में लेता है, चाहे हम ABC में हम दे रहे हैं, कंप्यूटर हमें 0 1 में देगा तो हम नहीं समझ सकते, और कंप्यूटर को हम ABC में देंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो जब दोनों नहीं समझेंगे तो डाटा कैलकुलेट करना, चाहे हमारा कोई वर्क करना, ये बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये कठिन ना हो इसके लिए उसमें क्या लगाया गया? प्रोसेसर। प्रोसेसर का कार्य होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम आप बोले तो हम लोग एक दो देश में है, ऐसे बोला जाए कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी बोल रहे हैं और हम लोग चले गए जापान में। अब जापान और हिंदुस्तानी एक जगह मिले, तो जापानी बोल रहे हैं, हम हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, मतलब हम हिंदी में बोल रहे हैं, और वो जापानी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ना तो हम उनके लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, ना तो हमारे लैंग्वेज को वो समझ सकते हैं। क्या बोला जाए कि जब हम वहाँ पर वो अपना लैंग्वेज यूज करें, हम अपना लैंग्वेज यूज करें, तो दोनों लोग हमारा एक दूसरे का लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें एक कॉमन होता है, इंग्लिश। जैसे इंग्लिश हम बोल देते हैं तो इंग्लिश वो भी समझ जाते हैं, इंग्लिश हम भी समझ जाते हैं। तो इसी तरह जो कंप्यूटर होता है, ना तो कंप्यूटर के लैंग्वेज को हम समझते हैं, ना तो हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। लेकिन जो उसमें प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। जैसे कि हम लोग अभी बोला गया था, एग्जाम्पल में बोला गया था कि इंग्लिश कॉमन होता है, उसी तरह जो कंप्यूटर में होता है, जो प्रोसेसर होता है वो कॉमन होता है। अब वो कॉमन वो क्या करता है कि जब हम इधर से कोई डाटा देते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो तुरंत मॉनिटर के पास दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू से वर्क कर फिर मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है, आउटपुट देता है। तो ये हमारा, जब हम यहाँ से डाटा देंगे तो ये डाटा हमारा क्या होगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। अब ये प्रोसेसर क्या करेगा? हमारे लैंग्वेज को बदल कर वो किसके लैंग्वेज में बदल देगा? कंप्यूटर के। जब कंप्यूटर उधर से आउटपुट देगा, तो आउटपुट जब वो कंप्यूटर देगा तो आउटपुट को बाइनरी नंबर में देगा, मतलब 0 1 में देगा। और प्रोसेसर को पता है कि हम 0 1 उधर उनको दे दे तो उनको समझ आने वाला नहीं है। तो प्रोसेसर क्या करता है? हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज को कन्वर्ट कर हमारे लैंग्वेज में। तो प्रोसेसर समझ में आया कि हमारे जो फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर आने का महत्वपूर्ण क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। तो क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब इसके बाद हम लोग का दिया गया है, इसमें बोला जाए कि इसकी साइज क्या होती है। तो बोला जाए तो हम आपको बताएं कि फोर्थ जनरेशन और आपका थर्ड जनरेशन से मिलता जुलता साइज में है, उसमें भी वही साइज था, इसमें भी यही साइज था, बस डिफरेंट हुआ। तो ये डिफरेंट हुआ कि जो हम लोग का फोर्थ जनरेशन है उसमें सस्ता आने लगा। क्या हुआ? कम कीमत। और जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो किस जनरेशन का यूज कर रहे हैं?
हम लोग जो यूज करें, कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि आप जो लैपटॉप हो गया चाहे डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हैं किस जनरेशन का यूज कर रहे हैं, तब आपको बता देना है कि हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस जनरेशन का यूज कर रहे हैं, आपका 4th जनरेशन का। ये था हम लोग का 4th जनरेशन। तो कोई डाउट क्या पूछा जाए 4th जनरेशन में? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 4th जनरेशन का उपयोग कब से कब तक किया गया, तब आप आंसर क्या देंगे कि 1971 से 1980 तक किया गया। इसमें किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। इसका भूमिका क्या है? तो आपको बताना है इसका भूमिका बहुत है, क्योंकि सारे डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ये क्या हुआ? साइज में पहले आपका क्या हुआ? छोटा के साथ साथ क्या आने लगा? सस्ता भी। या और क्या हुआ? हाई लैंग्वेज यूज करने लगा। ठीक है, इतना सारा क्लियर हुआ। हाई लैंग्वेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग का भी यूज करने लगा, जैसे आपका C# का हो गया, C++ का हो गया, इस सभी लैंग्वेज यूज करने लगे। अब हम आते हैं यहाँ पर आगे, कहाँ पर? 5th जनरेशन। 4th जनरेशन क्लियर हुआ। अब हम आते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन का उपयोग किया गया 1980 से अब तक किया गया। इसमें अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की गई। क्या बोला जाए कि 5th जनरेशन का प्रयोग तो 1980 से अब तक किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं की गई। इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें प्रयोग करने की बात आ जाए तो जो 5th जनरेशन है वो बहुत एडवांस है। एडवांस में बोला जाए तो जो भी हम लोग सोच रहे हैं उसे वो कर देता है। हम लोग के सोच से भी हमारा जो 5th जनरेशन है वो आगे निकला। अभी हम लोग अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ये काम हमें करना सही है कि गलत है, तब तक कंप्यूटर आउटपुट आपको दे देता है। बस आपको क्या देना है? यहाँ से इनपुट देना है कि हमें ये डाटा चाहिए। यहाँ तक कि कंप्यूटर आपको ये भी डाटा निकाल कर दे देता है कि जैसे कि किसी का आप लोग नाम सुने होंगे कुंडली, कुंडली भी याद कर कर दे देता है कंप्यूटर। कौन से जनरेशन में? 5th जनरेशन में। क्योंकि 5th जनरेशन में क्यों? अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि 5th जनरेशन एडवांस। अब इसमें AI का आप लोग नाम सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम सुने होंगे। इस समय बहुत सी चर्चा हो रहा है AI, ये काम AI से हो रहा है, ये काम AI से हो रहा है। वो किस जनरेशन में? 5th जनरेशन में। कोई भी काम हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। दूसरा होता है, जैसे आप लोग ये सुने होंगे ChatGPT, नाम सुने होंगे, वो किस जनरेशन का है? आपके 5th जनरेशन का। क्योंकि आप कुछ भी कोई चीज आपको मांगना हो वो तुरंत आपको रिजल्ट आप सरल शब्दों में आपको सर्च कर कर दे देता है। जैसे हम लोग कहीं दूसरी जगह से सर्च करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड आता है, लेकिन ChatGPT पर जैसे ही हम सर्च करते हैं कोई भी चीज आसानी पूर्वक, ऐसा लगता है कि हमारे लैंग्वेज में ही दे रहा है। वो किसके द्वारा? हम लोग के 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें। जो हम लोग का सुपर कंप्यूटर, नाम आप लोग सुने होंगे, सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर हम लोग का किस में आता है? 5th जनरेशन। अब इसमें कुछ लोग पूछ देते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब इसमें लाभ और हानि। तो पहला तो आपको लाभ बताना है कि बहुत तेज और एक्यूरेट आपका वर्क करता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि इंसानों जैसी सोच की क्षमता है, मतलब हम आपको बोल दिए वो इंसानों से भी बढ़कर है। जैसे हम लोग कोई भी चीज सोचने में थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं, लेकिन वो उससे भी फास्ट है। अब यहाँ पर इसका बोला जाए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग हर जगह किया जाता है। जैसे हो गया कि स्कूल में भी उपयोग किया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी यूज किया जा रहा है, यहाँ तक कि आप देखे होंगे तो रेस्टोरेंट में भी लोग यूज कर रहे हैं रोबोट का। कोई भी काम, अब कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस जनरेशन में चाहे क्या चेंजिंग आई कि मनुष्य के जॉब में भी असर हो गया। कि जैसे हम लोग पहले जो जो काम हमें करने के लिए मनुष्य का नुकसान हुआ ना, कि पहले हमें एक काम को करने के लिए 10-10 एम्प्लॉय, 20-20 एम्प्लॉय रखना पड़ता था। अब वो काम एक कंप्यूटर आसानी पूर्वक और कम टाइम में कर कर दे देता है। तो मनुष्य की नौकरी पर भी क्या हुआ? असर पड़ गया। कि वो जब से कंप्यूटर आ गया 5th जनरेशन, उसमें बहुत आपका चेंजिंग ये आया कि जॉब में भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। अब इसके बाद इसका डिसएडवांटेज हम आपको बता दें कि मनुष्य के नौकरी पर भी असर पड़ने लगा। दूसरा आपका है कि इसका प्रयोग, देखिए AI का प्रयोग किया जाए तो बहुत फायदा में कि हम एक एक चीज सर्च कर सकते हैं जो हम अभी हमारे सोच से भी परे है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो गलत भी हो सकता है। इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद दिया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये दिया गया है
ये थोड़ा सा हम लोग से हट कर है, मतलब हम लोग अभी ये महंगा है और जटिल है। तो हम लोग का था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ, क्या क्या चेंजिंग किया गया और किस जनरेशन में क्या क्या लाया गया, ये टोटल हम लोग के जनरेशन में दिया गया। तो ये इसमें से क्वेश्चन जो भी आएंगे आप क्लियर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला आपका क्या दिया गया था, इसमें आते हैं अपने जनरेशन पर। पहला आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला जनरेशन होता क्या है तो आपको बताना है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में चेंजिंग, सिंपल शब्दों में बोला जाता है पीढ़ियाँ, कि कंप्यूटर में क्या क्या चेंजिंग किया गया उसी को बोला जाता है जनरेशन। दूसरा, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ट्यूब का यूज किया गया, चाहे वैक्यूम ट्यूब किस में प्रयोग किया गया, तो आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। कब से कब तक था, तो 1940 से 1956 तक किया गया। इसमें क्या था, साइज में बड़ा, काफी बड़ा था। जहाँ पर हम 50-60 कंप्यूटर यूज कर सके वहाँ पर वो अकेले यूज होता था। कार्य करने की क्षमता ना के बराबर थी। फिर उसमें क्या था, तो ऊष्मा बहुत ज्यादा थी, इतना। अब इसके बाद आ गया सेकेंड जनरेशन में क्या था, उसमें उसमें चेंजिंग, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वो पहले की अपेक्षा साइज में छोटा आया और ऊष्मा में कमी, ये नहीं बोला जा सकता है कि बहुत छोटा आया, लेकिन पहले की अपेक्षा साइज में छोटा और ऊष्मा में कमी आ गई। फिर इसके बाद इसमें बोला जाए, आगे बोला जा गया, आते हम लोग अपने थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या था, वो आपका इतना छोटा है कि जिससे हम आसानी पूर्वक कहीं पर भी ले जा सकते थे। किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। किसका प्रयोग किया गया, आईसी चिप का प्रयोग किया गया। लैंग्वेज हाई लैंग्वेज यूज किया गया। और इसमें क्या था कि थोड़ा सा महंगा था, वो अब के जनरेशन की अपेक्षा वो महंगा था। फिफ्थ जनरेशन को छोड़कर फोर्थ जनरेशन में की बात है। अब बात आ गई फोर्थ जनरेशन आपके थर्ड जनरेशन की अपेक्षा साइज में छोटा, साइज में तो उतना ही था, बस उसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर हम आपको बता ही दिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा इसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ कब से कब तक उत्पत्ति हुई, ये भी यहाँ पर दिया गया है। फिर इसमें आपका लैंग्वेज, कार्य करने की क्षमता, टोटल आपका यहाँ पर दिया गया है कि कार्य करने की क्षमता बहुत फास्ट है, सस्ता आने लगा और हम इसे आसानी पूर्वक कहीं ले जा सकते थे। और कोई भी कार्य हमारा क्या हुआ, सारे डिवाइस को कंट्रोल करने वाला कौन सा है, प्रोसेसर होता है। अब फिफ्थ जनरेशन की बात तो आप लोग को खुद विस्तार से पता होगा, क्योंकि आप लोग उसी जनरेशन में पड़े हुए हैं कि फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या कैसे वर्क किया गया, इस समय कितना एडवांस है कि यहाँ तक ये जहाँ पर हमें काम करना होता है वहाँ पर भी कंप्यूटर एंट्री कर देता है। जैसे ही एंट्री करता है हमारा काम क्या हुआ, खत्म हो जाता है। तो हमें कभी कहीं कहीं तो बहुत फायदा है और कहीं कहीं नुकसान भी है। ये हम लोग का था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, ताकि ये वीडियो सारे लोग को मिले और इस जनरेशन के बारे में, चाहे कंप्यूटर के जितने पार्ट्स उसके बारे में जान सके। और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको लाकर यहाँ पर अपलोड करें। ये था टोटल आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।